Hello friends, welcome to the class. So today we will continue with the third part of chapter directing. So अभी हमारा मॉड्यूल ए चल रहा है. चलिए फटाफट से ऑडियो वीडियो ओके कर दीजिए. Kindly confirm that audio video is accessible to you so that we can start the class. चलिए. So इसके जो पार्ट्स है वो हम कर चुके हैं. ठीक है, उसमें हम लोगों ने डायरेक्टिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायमेंशंस हमने कवर कर लिया था. आफ्टर दैट फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने लीडरशिप के बारे में पढ़ा था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोटिवेशन, राइट? मोटिवेशन एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग. सो चलिए लेट स्टार्ट द क्लास. चल, तो देखिए मोटिवेशन क्या होता है. मोटिवेशन का मतलब होता है किसी भी पर्सन को इस तरह की ड्राइव देना, या आप एक फोर्स कह लीजिए कि उससे वो जो पर्सन है वो अपना जो भी काम कर रहा था उस काम में वो अपनी जो एफिशिएंसी है उसको वो बढ़ाए. मतलब उसको कुछ ऐसा फोर्स मिले जिससे कि वो काम करने के लिए उसको मतलब वो काम को बहुत अच्छे से करे और उससे अल्टीमेटली उसके जो रिजल्ट्स है वो इम्प्रूव हो. सो वो जो फोर्स होती है उस फोर्स को हम कहते हैं मोटिवेशन, राइट? सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोटिवेशन. So, the word motivation is derived from the Latin word motive. So, जो motivation है word वो किससे बना है? Motive से बना है, which can be translated as necessity, incline or drive within a person. So, motivation जो है वो motive word से मिलके बना है. So, motive word का यहाँ पर अगर हम उसका translation करें तो it can be translated as necessity, जरूरत, incline किसी भी चीज को ऊपर बढ़ाना, और any drive or force within a person. People are motivated to take action so that the goal can be achieved. So यहाँ पर क्या है कि जो लोग हैं उनको मोटिवेट किया जाता है टू टेक एक्शंस सो दैट कि जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके, राइट? सो मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ? मोटिवेशन का जो डेरिवेशन है वो लैटिन वर्ड मोटिव से हुआ है. इसका अगर हम ट्रांसलेशन देखें तो नेसेसिटी, इंक्लाइन और ड्राइव विद इन अ पर्सन. याद रखिएगा, विद इन अ पर्सन. और जो स्टाफ है या जो पीपल हैं जिनको हम मोटिवेट कर रहे हैं, पीपल आर मोटिवेटेड टू टेक एक्शन सो दैट द गोल कैन बी अचीव्ड, कि गोल्स को हम अचीव कर सकें. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मोटिवेशन. सो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, it is common practice to classify the various forms of motivation into two categories, extrinsic and intrinsic. सो एक जो कॉमन प्रैक्टिस है मोटिवेशन के फॉर्म्स को डिफाइन करने की या क्लासिफाई करने की, वो है एक हमारा होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होता है हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन. सो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द मीनिंग, कि अगर बाय चांस क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, सो आंसर विल बी एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, राइट? चलिए आगे देखिए, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब ऐसा मोटिवेशन विच इज डेराइव्ड फ्रॉम आउटसाइड सोर्स. सो वो मोटिवेशन जो आउटसाइड सोर्स से मिला है या वहां से डेराइव हुआ है उसको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. सो इस तरह की क्या चीजें हो सकती हैं? सो पढ़ते हैं हम इसके अंदर. द मोटिवेशन दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल and typically results in positive outcomes such as praise, trophies, financial gain or social recognition, right? So external या extrinsic motivation जो है वो किस फॉर्म में हो सकता है? जैसे कि हमने
जो एम्प्लॉय है, जो स्टाफ है, उसकी तारीफ कर दी बहुत सारे स्टाफ के सामने, हमने उनकी तारीफ कर दी, तो उससे उनको क्या मिलेगा? एक आउटसाइड सोर्स से उनको मोटिवेशन मिला, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सो लाइक प्रेज, या फिर हमने उनको ट्रॉफीज दे दी लाइक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ठीक है, या उसके अलावा और कोई रिकग्निशन दे दिया हमने उनको, या फिर हमने उनको कोई फाइनेंशियल गेन दे दिया कि ठीक है, इस महीने आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और जो प्रोडक्शन है वो आपका नॉर्मल से ज्यादा था। सो इस बार हम आपको क्या देंगे, हम आपको मॉनेटरी, अगर आपने सपोज उनको कोई बेनिफिट दे दिया लाइक 10% और 20% का इंक्रीमेंट लगा के आपने उसको दे दिया ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ, so that will also be considered as extrinsic motivation. So that means extrinsic motivation क्या हुआ? extrinsic motivation का मतलब हुआ वो मोटिवेशन जो कि आउटसाइड सोर्स से डेराइव हुआ है, ठीक है, जो बाहर से कोई फोर्स हुआ तो वो जो पर्सन है वो मोटिवेट हुआ, सो दैट विल बी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एग्जाम्पल्स भी देख लिए हमने, प्रेज, ट्रॉफीज, फाइनेंशियल गेन और सोशल रिकॉग्निशन। ठीक हो गया? चलिए सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड इज इंट्रिंसिक मोटिवेशंस, मोटिवेशंस दैट कम फ्रॉम विद इन। सो ये कैसा मोटिवेशन है? जो कि अंदर से आता है, राइट, दैट कम फ्रॉम विद इन। सो ये देखिए क्या होता है, the motivation that arises from within an individual, such as desire to solve a difficult puzzle for the purpose of attaining personal satisfaction that comes from doing so. So intrinsic motivation का मतलब हुआ कि ऐसा मोटिवेशन, ऐसा फोर्स, ऐसी ड्राइव जो कि हमारे अंदर से आई है। फॉर एग्जाम्पल, सामने हमें कोई क्वेश्चन दिखा, कोई प्रॉब्लम दिखी और हमने उसको सॉल्व करने का ट्राई किया, लेकिन वो हमसे एक बार में सॉल्व नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं, नहीं, इसको तो हम सॉल्व जरूर करेंगे एनी हाउ। या कितनी बारी हम लोग जैसे नॉर्मल अपने कभी कुछ ऐसी चीज मिलती है तो हम क्या कहते हैं, अरे अब तो ईगो पे बात आ गई, अब तो हमें इस काम को करना ही है। सो ये क्या होता है, ये हमारे अंदर से आई है कि ठीक है, अब तो इमेज की बात हो गई, अब तो वैल्यू की बात हो गई, तो अब तो हमें इस काम को करना ही पड़ेगा, राइट। सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब ऐसा मोटिवेशन जो कि किसी भी पर्सन के अंदर से आता है, जैसे कि किसी डिफिकल्ट पजल को सॉल्व करने की डिजायर होना, सो दैट कि उसको पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिल सके, हाँ कि भाई मैंने ये काम को अचीव कर लिया, राइट। सपोज किसी ने जस्ट फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि नहीं, आपसे ये पेपर नहीं पास होगा, तो आपने क्या किया, आपने उस चीज को एज ए चैलेंज लिया कि इस पर्सन ने कहा मुझसे नहीं होगा, तो अब तो मैं जरूर करके दिखाऊंगा, राइट। सो इस तरह का जो मोटिवेशन है उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं, राइट। सो आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए, सो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज का, और वो थ्योरीज जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती हैं। मोटिवेशन की थ्योरीज अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने एक और चैप्टर में पढ़ी थी, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें पढ़ी थी ना हम लोगों ने, कुछ थ्योरीज पढ़ी थी हमने मैनेजमेंट के बारे में। चलिए, सो वैसे तो देखिए बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ ही डिस्कस करेंगे। सो देखिए, फर्स्ट थ्योरी है हर्जबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सो ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरीज देखने में तो बड़ी डिफिकल्ट लगती हैं, बट अगर आप एक बार इनका जो क्रक्स है, या जो इनका जो आप कह लीजिए कंक्लूजन है, अगर वो आप समझ लेंगे तो फिर ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, राइट। चलिए, सो देखते हैं। According to Herzberg theory of motivation, the two factors known as the hygiene factor and the motivating factor have an impact on one's level of motivation in the workplace. So, अगर आप लोग ने प्रीवियस क्लासेस देखी हैं और आप लोग रिकॉल कर पा रहे हैं, हमने वहां पर पढ़ा था हर्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी पढ़ी थी हम लोगों ने, जहां पर हमारे कुछ हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, राइट,
कुछ हमारे क्या होते हैं, हाइजीन फैक्टर्स थे, और कुछ हमारे क्या थे, मोटिवेटिंग फैक्टर थे, या मोटिवेशन फैक्टर कह लीजिए। एक बार मुझे आप लोग कंफर्म कीजिए कि आप में से कुछ लोगों को वो चीज याद है या नहीं, जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, टू फैक्टर थियरी के बारे में, कि हमारे दो फैक्टर्स होते हैं, हाइजीन फैक्टर्स होते हैं और हमारे मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं। फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग में से कितने लोगों ने वो क्लास को देखा था और आपको वो थोड़ा बहुत रिकॉल हो रहा है। बताइए सोच के। चलिए, ज्योति मैम, हो सकता है आपने लेट ज्वाइन किया होगा और हमारी जो क्लासेस है ना वो काफी टाइम से चल रही है, तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो प्रीवियस क्लासेस को देख लीजिएगा। राइट, और अविनाश सर कह रहे हैं कि सर को याद है। तो हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया था मॉड्यूल ए, तो वहां पर हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही कुछ थियरीज पढ़ी थी, मैनेजमेंट थियरीज। सो वहां पर हमारी ये जो थियरीज ऑफ मोटिवेशन है, ये हम लोगों को वहां पर मिली थी, लाइक मैस्लो हायरार्की थ्योरी, हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, एंड एक्स एंड वाई थ्योरी। राइट, यस मैम, ओके मैम, आई अंडरस्टूड कि आपने वो क्लास नहीं देखी होगी, इसलिए आप रिकॉल नहीं कर पा रहे। राइट, सो इट्स ओके। देखिए, तो हर्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या कहता है? हर्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहता है कि हमारे कुछ हाइजीन फैक्टर होते हैं, कुछ हमारे मोटिवेशन फैक्टर होते हैं। हाइजीन फैक्टर अगर प्रेजेंट है, राइट, अगर हमारे हाइजीन फैक्टर प्रेजेंट है, तो उसका कोई भी इफेक्ट किसी पर्सन पे नहीं पड़ेगा। मतलब हम ये कहें कि अगर आपने हाइजीन फैक्टर्स प्रोवाइड किए हैं कंपनी में, तो उसका कोई प्रोडक्टिविटी या जो पर्सन है वो मोटिवेट होगा नहीं होगा काम करने के लिए, तो उसका आंसर है नो। अच्छा, एक बात देख लेते हैं फिर, क्योंकि जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, सो वो नहीं रिलेट कर पा रहे होंगे। देखिए, हाइजीन फैक्टर्स क्या होते हैं और मोटिवेशन फैक्टर्स क्या होते हैं। हर्सबर्ग ने कहा था कि इन्होंने एक टू फैक्टर थियरी दी थी। टू फैक्टर में एक फैक्टर था हाइजीन फैक्टर, सेकंड फैक्टर था मोटिवेशन फैक्टर, इसीलिए इसको टू फैक्टर थियरी कहते हैं। ठीक, जो हाइजीन फैक्टर्स है, हाइजीन फैक्टर्स का मतलब होता है लाइक बेसिक फैसिलिटीज। राइट, जैसे आपने फैक्ट्री में आपने वेंटिलेशन प्रॉपर रखा है और आपने फैंस वगैरह वहां पर है प्रॉपर, की समर्स में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, और मतलब इतनी डिफिकल्टी नहीं होती। ठीक है, और उसके अलावा सपोज आप टाइम पे सैलरी दे देते हैं। ठीक है, आपकी फैक्ट्री में वहां पर वॉशरूम है और अदर फैसिलिटीज जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज होती हैं वो सब सपोज अवेलेबल है, सो दीज विल बी कंसीडर्ड एज हाइजीन फैक्टर्स। सो हाइजीन फैक्टर्स का मतलब वो बेसिक चीजें जो कि ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, तो उनके होने से कोई भी पर्सन को मोटिवेशन नहीं मिलता। राइट, और अगर ये फैसिलिटीज एब्सेंट हो जाएंगी, तो पर्सन डीमोटिवेट जरूर हो जाएगा। राइट, हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ भी दे। अगर सपोज वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा, प्रॉपर फैन वगैरह नहीं होंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? कुछ दिन तो काम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हम कहेंगे नहीं, हम लोग नहीं इस फैक्ट्री में काम कर पा रहे, तो हम अपना जॉब को स्विच कर लेंगे। या अगर सपोज जॉब स्विच नहीं भी करेंगे, तो वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, मतलब जैसे उनकी एफिशिएंसी में कमी आ जाएगी। तो दैट मीन्स ये मतलब हुआ कि जो हाइजीन फैक्टर्स हैं, अगर हाइजीन फैक्टर प्रेजेंट है, तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब कोई भी उसका बेनिफिट नहीं होगा। राइट, कि जो एम्प्लॉयज है, ऐसा नहीं कि वो बहुत उनको अच्छा लगेगा, हमें टाइम पे सैलरी मिल रही है, हमारे फैक्ट्री में वॉशरूम है, हमारे फैक्ट्री में रेस्ट रूम्स हैं, या और इस तरह की चीजें जो भी सपोज जो वहां पर फीमेल काम करती हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए क्रच है वहां पर। सो इस तरह की अगर फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल है, तो अगर ये प्रेजेंट है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये एब्सेंट है, तो जो स्टाफ है वो डीमोटिवेटेड जरूर होगा और उसकी जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आएगी। लेकिन प्रेजेंट होने से इंक्रीमेंट नहीं होगा। इंक्रीमेंट इन द सेंस कि प्रोडक्शन हमारा, प्रोडक्शन में एफिशिएंसी नहीं होगी, लेकिन अगर ये चीजें एब्सेंट हुई तो प्रोडक्शन हमारा कम जरूर होगा। राइट,
सो इनको हम कहते हैं हाइजीन फैक्टर्स। क्लियर? ये चीजें क्लियर हो गई। अब बात आती है मोटिवेशन फैक्टर की। तो मोटिवेशन फैक्टर्स क्या होते हैं? मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं जैसे कि आपने उनको कोई सोशल रिकॉग्निशन दे दिया, या आपने कुछ मतलब आपने किसी पर्टिकुलर चीज से उनको अदर देन बेसिक फैसिलिटीज आपने उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा किया, देन ओनली दे विल बी मोटिवेटेड। राइट? सपोज आपने उनको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, या आपने उनको ओवर टाइम दे दिया, या कुछ भी आपने इस तरह का कुछ किया उनके लिए, तो देन दे विल बी मोटिवेटेड एंड दे विल डू एक्स्ट्रा वर्क, और एटलीस्ट दे विल डू देयर वर्क एफिशिएंटली। राइट? सो ये थियोरी जो है, ये थियोरी हमारी कहती है, क्या कहती है ये थियोरी? ये थियोरी कहती है कि हमारे दो फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं हाइजीन फैक्टर्स, एक होते हैं मोटिवेशन फैक्टर या मोटिवेटिंग फैक्टर्स। इन दोनों का इम्पैक्ट होता है हर एक पर्सन के मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन में। इनका सबका अलग अलग होता है। सो अगर हमारे हाइजीन फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं है, राइट, सो अगर हमारे, HF लिख रही हूं मैं, अगर हमारे हाइजीन फैक्टर्स एब्सेंट हैं, तो क्या होगा? द एम्प्लॉय विल पुट इन लेस एफर्ट्स। राइट? सो जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के जो एफर्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कम। कब कम होंगे? अगर हाइजीन फैक्टर एब्सेंट है तो, और अगर प्रेजेंट है तो नो इफेक्ट। राइट? वहीं अगर हम बात करते हैं मोटिवेशन फैक्टर्स की, सो व्हेन प्रेजेंट मोटिवेशन फैक्टर्स will inspire an employee to put forth their best efforts in their work। और मोटिवेशन फैक्टर्स अगर प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे? वो एम्प्लॉय के जो एफर्ट्स हैं उसको क्या करेंगे? उसको इनहांस करेंगे। राइट? सो अगर कोई भी डाउट है आप लोगों का तो प्लीज पूछ लीजिए अभी, और स्पेशली जिन्होंने ये जो थियरीज है उनको पहले नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये थियरीज आपकी आनी ही आनी है। ये टू फैक्टर थ्योरी, मैस्लो हायरार्की थ्योरी, और हमारा एक्स एंड वाई थ्योरी, ये हमेशा एग्जाम में पूछी जा रही है। राइट? चल, सो क्लियर हो गया ये। सो हाइजीन फैक्टर अगर एब्सेंट है तो एम्प्लॉय के एफर्ट्स कम हो जाएंगे, मोटिवेशन फैक्टर्स अगर प्रेजेंट है तो एम्प्लॉय के एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। स्टिल कोई डाउट होगा पूछ लीजिए। नेक्स्ट थियरी जो है, नेक्स्ट थियरी हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ी थी। नेक्स्ट थ्योरी हमारी मैक्लेलैंड्स नीड्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सो ये अलग थ्योरी है। वहां पर जो हमने थ्योरीज पढ़ी थी ये उसके अलावा और थ्योरीज हैं। सो मैक्लेलैंड नीड्स थ्योरी क्या कहती है? एन इंडिविजुअल्स यूनिक नीड्स आर डेवलप्ड over the course of their lifetime and and are shaped by the various experiences they have throughout their lives। सो जो मैक्लेलैंड्स नीड्स थियरी है, देखिए आपको मैं एक चीज बताती हूँ। जैसे आप लोगों ने मैस्लो थियरी के बारे में सुना होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ। जो मैस्लो है उन्होंने एक थियरी दी थी नीड्स के बारे में। उन्होंने कहा था कि जो स्टाफ होता है, जो पीपल होते हैं, या जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी जो नीड्स है ना उसके लेवल्स होते हैं। राइट? सो उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले जो भी पर्सन है उनको क्या चाहिए? उनको फिजियोलॉजिकल नीड्स उनकी फुलफिल होनी चाहिए, लाइक जिसको हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान। फिर जब उनको ये चीजें मिल जाती है तो फिर वो मूव करते हैं टुवर्ड्स दी सोशल सिक्योरिटी। दे वांट कि भाई हमारी जो जॉब है वो सिक्योर्ड हो जाए। अब जैसे सब लोग प्रेफर करते हैं कि ठीक है गवर्नमेंट जॉब लग जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी होती है। राइट? सो सेकेंड लेवल जो होता है उनका, वो क्या होता है कि उनको उनकी जो जॉब है वो सिक्योर हो जाए, या उनको अदर सोशल सिक्योरिटीज मिल जाए। ठीक है? तो जितनी भी हमारी ये इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह और ये एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड वो सब इसमें आ जाएगा। फिर जब हम ये दोनों लेवल क्रॉस कर लेते हैं तो हम थर्ड लेवल पे जाते हैं, जहां पर कि हम लोग अपनी जो नीड्स हैं वो हमारी होती है सोशल बिलोंगिंगनेस। मतलब अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं,
अब हम ये भी चाहते हैं कि वहाँ का जो स्टाफ है, उनके साथ हमारे मतलब हम उनके साथ फ्रेंड्स रहे और हमारे आपस में अच्छे रिलेशंस हों, तो फिर उनकी सोशल बिलॉन्गिंगनेस वाली नीड्स आती हैं, राइट? फिर थर्ड पे फिर उनकी आती है नीड्स कि वो मतलब अपने आप को जैसे कि फिर वो अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं कि ठीक है, हमारा प्रमोशन कैसे होगा, उसके लिए हमें जेआईबी सीआईबी करना है या फिर हमें अदर प्रमोशनल एग्जाम्स देने हैं, सो लाइक दिस। तो उसके बाद ये स्टेज आता है, फिर एट लास्ट आता है जिसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि अब हमें कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है, कुछ बड़ा करना है, लाइक सो इस तरह से जो मैस्लो हैं, उन्होंने जितनी भी ह्यूमन बीइंग्स की नीड्स हो सकती हैं, उनको उन्होंने इन 5 स्टेजेस में एक्सप्लेन किया था। 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो दिस इज कॉल्ड मैस्लो थियोरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स, कि सबसे पहले पहले नंबर की नीड फुलफिल होगी, तब जो पर्सन है वो दूसरे नंबर पे जाएगा। फिर दूसरी फुलफिल होगी तो तीसरे पे जाएगा। तो इस तरह से इसको हम हायरार्किकल थ्योरी कहते हैं, राइट? सो इसी थ्योरी को थोड़ा-सा इसमें चेंज करके मैक्लेलैंड्स जो है, उन्होंने एक नीड थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा कि जो हर एक इंडिविजुअल जो है ना, उसकी यूनिक नीड्स होती हैं। यू कैन नॉट क्लासिफाई कि ठीक है, हर एक जो भी पर्सन है, उन सबका जो रिक्वायरमेंट्स है वो यही होंगी। क्या पता कोई पर्सन को सोशल सिक्योरिटी और सोशल बिलोंगिंगनेस चाहिए ही ना हो। उनको ये चाहिए भाई मेरी बेसिक पूरी हो जाए और फिर मेरी ग्रोथ हो और फिर मेरा जो भी अल्टीमेट, जो मेरा एक तरह से पर्सनल ग्रोथ है, फिर मैं उस पे फोकस करूँ। राइट? सो लेकिन मैस्लो ने कहा कि नहीं, यही पिरामिड होता है, यही सीक्वेंस होता है। बट मैक्लेलैंड्स ने कहा कि ऐसा नहीं है। हर एक इंडिविजुअल पर्सन जो है, उसकी यूनिक नीड्स होती हैं, जो कि कब डेवलप होती है, उसके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लाइफ टाइम, वो जो नीड्स हैं वो डेवलप होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उसका लाइफ में एक्सपीरियंस कैसे रहा है, राइट? सो ये हमारी मैक्लेलैंड्स नीड थियरी बोलते हैं हम इसको। सो इसमें क्या किया इन्होंने, मैक्लेलैंड्स नीड्स थ्योरी इज आल्सो रेफर्ड टू एज थ्री नीड थ्योरी, इसको थ्री नीड थ्योरी भी कहते हैं। एंड द लर्न नीड्स थ्योरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इसको क्या बोलते हैं, एक तो थ्री नीड थ्योरी और लर्न नीड्स थ्योरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट? सो ये मैक्लेलैंड्स की थ्योरी, इन्होंने तीन ही नीड्स दी थी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज पॉर्टर एंड लॉलर्स मोटिवेशन थ्योरी। ये क्या है? They have a hypothesis that correlation between performance and satisfaction is due to another variable that is rewarded in some way. So उन्होंने एक assumption या hypothesis दिया था कि एक correlation होता है किसके बीच में, परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन के बीच में। मतलब सपोज अगर कोई पर्सन है 2 आवर्स उसने बहुत हार्ड वर्क किया, और जस्ट फॉर एग्जांपल मार्केट में जो वेज रेट अभी चल रहा है, जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ मैं, सपोज 500 पर आवर चल रहा है, तो उस हिसाब से उनको 1000 रुपीज मिल गए। तो उनको लगा कि ठीक है, जो मार्केट में रेट चल रहा है उसके हिसाब से मुझे क्या मिल गया, मेरा रिवॉर्ड मिल गया, राइट? सो कोई भी जो एम्प्लॉय है वो ये सोचेगा भाई जो मैंने परफॉर्मेंस दी है, उस परफॉर्मेंस के बेस पे मुझे रिवॉर्ड किया जाए। ये नहीं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मुझे भी उतने ही पैसे मिल रहे हैं, और जो दूसरा पर्सन है जो काम नहीं कर रहा है अच्छे से, उसको भी उतने ही पैसे मिल रहे हैं। कितनी बारी होता है ना, हमें ऐसा लगता है अरे ये तो कुछ भी नहीं करते, ये तो इतनी छुट्टियां लेते हैं, ये तो खाली बैठे रहते हैं, तो एक डिमोटिवेशन आता है। सो ये वाली जो थ्योरी है, ये इसी पे ही काम करती है और कहती है कि भाई जिसकी जैसी परफॉर्मेंस है अकॉर्डिंगली आपको उसको रिवॉर्ड करना है, राइट? सो दे विटनेस सक्सेसफुल परफॉर्मेंस which results in reward which ultimately results in satisfaction. So उन्होंने फिर इस चीज को विटनेस किया कि जो सक्सेसफुल परफॉर्मेंस हमने दी और उनको हमने रिवॉर्ड किया, तो अल्टीमेटली उससे क्या मिला, सेटिस्फैक्शन मिला। It is a model with multiple variable that attempts to explain the complexity of the connection that exists between satisfaction, motivation and performance. इस बात का मतलब क्या है? देखिए, जरूरी नहीं है कि हर एक पर्सन को मॉनेटरी गेन्स ही चाहिए।
कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं कि उनको चाहिए कि मेरा मुझे प्रेज़ किया जाए या मुझे सोशल रिकॉग्निशन दिया जाए। जैसे कुछ लोग को जब अवार्ड मिलता है तो बहुत खुश होते हैं कि मुझे मतलब ये रिकॉग्निशन मिला है और मुझे एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ मिला है, राइट? तो वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सोचते हैं, अरे इस सर्टिफिकेट का मैं क्या करूँगा? इससे अच्छा मुझे ₹5000 दे देते, राइट? सो सैटिस्फैक्शन, मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस, तो हमने जो भी परफॉर्मेंस दी, उसके बदले में हमें जो भी रिवॉर्ड मिला, तो वो रिवॉर्ड डिसाइड करेगा कि हम सैटिस्फाइड हुए या नहीं हुए। सैटिस्फाइड हुए कि नहीं हुए। सो ये जो थियरी है ये दी थी पॉटर एंड लॉलर्स ने, इनकी मोटिवेशन थ्योरी है, राइट? सो क्लियर हो गया ये? उसके बाद देखिए, उसके बाद ये हमारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए, जो हम रेगुलरली अपनी क्लासेस में प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए, हमारा जो ये कोर्स है, अगर आप इन्हीं क्लासेस को और डेप्थ में देखना चाहते हैं और डिटेल में देखना चाहते हैं, तो आप हमारे जो वीडियो लेसन्स हैं, उनको आप देख सकते हैं। या फिर अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे जो क्वेश्चन बैंक कोर्सेज़ हैं, वो आप अवेल कर सकते हैं। और या फिर अगर आपको लगता है कि केस स्टडीज़ हम लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि बुक में केस स्टडीज़ ऑलमोस्ट ना के बराबर दी हुई है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हर एक चैप्टर में मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस इन ईच चैप्टर इज़ ओनली गिवन। तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं या केस स्टडीज़ को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनको भी आप हमारे ऐप से अवेल कर सकते हैं। हमारा ये ऐप है और ये वेबसाइट है। सो आप इनको गो थ्रू करके इन कोर्सेज़ को आप देख सकते हैं और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, आप इनको अवेल कर सकते हैं, राइट? और ये जो भी हमारे कोर्सेज़ हैं, जो भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं, ये बहुत ही लो प्राइस और बेस्ट क्वालिटी फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। सो काइंडली गो थ्रू वन्स और आप एक बार चेकआउट कीजिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंगली जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे उनको आप कीजिए और अपना जो सीआईबी की जो प्रिपरेशन है उसको आप और स्ट्रॉन्ग कीजिए, सो दैट कि कमिंग अटेम्प्ट में आप लोगों का जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाए, राइट? चलिए, अब हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे इनके ऊपर बेस्ड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। देखिए, काइंडली पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ही आप सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। Intrinsic motivation is characterized by option A, external rewards, option B, personal satisfaction, option C, social recognition, option D, financial gain. So बताइए। Yes, Mamta ma'am, very good answer. The correct answer is option number B. That is personal satisfaction. Next question देखिए। What are the three primary components of motivation according to the passage? सो हमारे जो प्राइमरी कंपोनेंट है मोटिवेशन के, वो क्या क्या हो सकते हैं? ऑप्शन ए, ग्रोथ, इंसेंटिव, सक्सेस। ऑप्शन बी, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस, परसिवरेंस एंड इंटेंसिटी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी,
intrinsic, extrinsic, conformational. Option number D, existence, relatedness, and development. A is not the right answer, मैम. दोबारा ट्राई कीजिए. देखिए हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं कर पाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि ये इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया है. इट इज गिवन इन द बुक. सो चलिए, इट्स ओके. इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ. सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. जब भी प्राइम कंपोनेंट्स की बात आती है, सो जो मोटिवेशन के हमारे कंपोनेंट हैं वो है कन्फॉर्मेशनल चेंजेस, परसिवरेंस एंड इंटेंसिटी. सो दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन. सो ये बिल्कुल आपने जो भी इसका आंसर दिया, क्योंकि ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था क्लास में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29. अकॉर्डिंग टू एल्डरफर्स ERG थ्योरी, which need comes first? ERG थ्योरी जो है, एल्डरफर्स की ERG थ्योरी है, इसमें E4 हमारा होता है एग्जिस्टेंस, R4 होता है हमारा रिलेटेडनेस, और G मतलब होता है हमारा ग्रोथ. सो यहां पर वो पूछ रहे हैं कि कौन सी नीड सबसे पहले आती है. ऑब्वियसली दिस वन, राइट. सो इट्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. देखिए यहां पर आपको याद रखना है, अगर इनका बेसिक भी कर लेंगे ना इंसान, क्योंकि देखिए बहुत सारी थियरीज है, अभी हम लोग और करेंगे उनको. तो जो एल्डरफर की जो ERG थियरी है, जो मैंने आपको मैस्लो की हायरार्की थियरीज बताई थी ना, मैस्लो ने क्या किया, नीड्स को 5 स्टेजेस में उसने बांट दिया था. 1, 2, 3, 4 एंड 5. इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन थियरीज को कंबाइन करके 3 बना दिया. मतलब दो दो को कंबाइन कर दिया, राइट. सपोज इन दोनों को उन्होंने बना दिया ग्रोथ, थर्ड और फोर्थ को उन्होंने बना दिया रिलेटेडनेस, एंड ये जो थी ये इन्होंने बना दिया एग्जिस्टेंस. सो इनका मॉडल कुछ इस तरह से था, राइट. सो इन्होंने जो थियरी जो नीड्स को इन्होंने जो डिफाइन किया था, उनको इन 3 वर्ड से उन्होंने डिफाइन किया था. इसको बोलते हैं ERG थ्योरी. सो E फॉर एग्जिस्टेंस, R फॉर रिलेटेडनेस, G फॉर ग्रोथ. सो इसमें जो सबसे पहली चीज है वो क्या आती है, वो आती है एग्जिस्टेंस. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड है. एल्डरफर्स की ERG थियरी जो है उसमें कितने टाइप की नीड्स हैं? सो वी नो द आंसर. ऑब्वियसली 3 थियरीज, ERG. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31. What is the primary focus of Herzberg's hygiene factors? So ये हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसमें आप लोग आंसर कर सकते हैं. बताइए, प्राइमरी फोकस ऑफ हर्जबर्ग्स हाइजीन फैक्टर्स. ऑप्शन ए इंटरनल सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन बी एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, ऑप्शन सी वर्क प्लेस कंडीशंस, ऑप्शन डी पर्सनल ग्रोथ. सो 31 का आंसर बताइए फटाफट से. यस ममता मैम, राइट आंसर. सब लोग आंसर कीजिए प्लीज. व्हाट कैन बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31? अब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. 31 का सी इज द करेक्ट आंसर. वर्क प्लेस कंडीशन हम लोगों ने डिसाइड अभी डिस्कस किया था ना, कि जो हमारी बेसिक फैसिलिटीज होती हैं लाइक वॉशरूम और लाइक कैंटीन और सैलरी टाइम पे मिलना, ये सब चीजें, वेंटिलेशन प्रॉपर, तो ये सब हमारा वर्क प्लेस कंडीशन से रिलेटेड होता है हाइजीन फैक्टर्स. 32 देखिए,
मैक्लेलैंड्स नीड्स थ्योरी recognizes three fundamentally important bonds which are, so मैक्लेलैंड ने नीड्स थ्योरी को कहां पर उसने डिफाइन किया था, किन तीन में डिफाइन किया था? ऑप्शन ए पावर अचीवमेंट रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी एफिलिएशन डेवलपमेंट सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन सी ग्रोथ पावर सक्सेस, ऑप्शन डी पावर एफिलिएशन अचीवमेंट। ये जो आंसर है ये अभी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हम लोग ने किया नहीं है इसमें, मतलब इसकी ये जो फंडामेंटल ये जो इसके तीन टाइप्स थे वो हमने नहीं किए थे। तो इसका जो आंसर है वो है पावर एफिलिएशन एंड अचीवमेंट। राइट, यस ज्योति मैम, 31 का आंसर राइट है आपका। सो 32 का आंसर है डी। तो अब हम कल की क्लास में क्या करेंगे, ये वाली जो थियरीज है इनको और डेप्थ में करेंगे और फिर उनके बेस पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? सो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। जो भी आपके डाउट्स है वो पूछ लीजिएगा। क्लास को अकॉर्डिंगली लाइक डिसलाइक कर दीजिएगा जैसा भी आपको लगा होगा। And kindly subscribe the channel and press the bell icon so that you get all the notification of our classes which are running in the morning and evening sessions. So thank you so much and we will continue tomorrow. And this ये जो theories part है मॉड्यूल ए का ना, एक्चुअली हर चैप्टर की जो theories है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। एक बार आप डिस्कस करके देख लेंगे, एक बार ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो फिर कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है? चलिए, so thank you so much and we will continue tomorrow.